एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन-टेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि विंग लंजा की बाहों में ही उसकी मौत हो जाती है और विंग लंजा की बाहों में मरने की वजह से लंजा को इतना गहरा शॉक लगता है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाता। वो विंग को बहुत बार जगाने की कोशिश करता है पर विंग की शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था। उसके होंठ, उसके नाखून नीले पड़ चुके थे, जिसकी वजह से ना ही विंग का कोई रिस्पॉन्स आता और धीरे धीरे उसकी नर्व्स भी चलना बंद हो गई थी। उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी और उसकी धड़कन भी रुक जाती है और विंग की मौत हो जाती है। लंजा जैसे ही ये चीज़ देखता है उसके बाद एक गहरा सदमा उसके दिल दिमाग में बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट विंग को गले लगाए लगाए ही वहाँ बेहोश हो जाता है। कभी किसी ने ये चीज़ नहीं देखी थी। लंजा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जिस इंसान को 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स आती हो, जो इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर वाला हो, वो इंसान इतनी बेरहमी से और एकदम से किसी की मौत से, एक सिर्फ ओमेगा जो कि उसका सिर्फ दोस्त है, उसकी मौत से बेहोश हो जाए। लंजा की हालत इतनी ख़राब थी कि अगले 3 दिन तक वो बेहोशी की हालत में था। एक्चुअली बेहोशी भी नहीं, विंग के जाने का सदमा उसे ऐसा लगता है कि वो कोमा में ही चला गया था, मानो जैसे उसने वापस इस दुनिया में आने से मना कर दिया हो। वो एकदम बेहोश था और कोई भी मोशन उसकी बॉडी ने नहीं किया था। वो जब लैंड हीलर यानी कि वैद्य उसे चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि जो लंजा है वो बुरी तरह से बहुत ज़्यादा उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है और जिसकी वजह से उसने अपनी की को कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया है। की को चलने से, रोकथाम करने से उसने बिल्कुल मना कर दिया है और उसकी कीज रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उसकी गोल्डन कोर एक जगह उसके अंदर की शक्ति को ब्लॉक करके बैठी है और जिसकी वजह से लंजा जो है वो गहरे ज़्यादा डीप कोमे में चला गया है। लंजा 3 दिन तक डीप स्लीप में होता है जहाँ से वो उठ नहीं पाता और इसी बीच जो शिचन और अंकल चरण होते हैं वो विंग की अर्थी को कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उसे दफना देना चाहिए। अब 3 दिन हो गए थे, विंग की बॉडी आगे चल के स्मेल मार सकती थी, तो वो विंग को एक ताबूत में रखते हैं। पूरे 24 घंटे बीतने के बाद वो विंग को ताबूत में रखने के बाद एक अच्छे लाल कपड़े से उसे ढक के और उसके बाद उसके क्रिमिनेशन की तैयारी करते हैं। वो लोग धरती के अंदर विंग को पूरे विधि विधान के साथ दफनाते हैं और उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफर भी करते हैं, जैसे कि खाना पीना और बहुत सारी अदर चीज़ें भी। यहाँ पर लंजा 3 दिन बाद उठता है। जब वो उठता है तो सबसे पहले उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है और एकदम से थोड़ी देर बाद जब उसे समझ में आता है कि उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस तरह से विंग उसकी बाहों में दम तोड़ चुका था, तो वो पैनिक होते हुए अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जहाँ पर बाहर वैद्य, लैंड हीलर्स, लैंड डिसाइपल्स सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एकत्रित होने पे फटाफट से जाके इन्फॉर्म करते हैं लैंड सेक्ट के चीफ कल्टिवेटर को, चीफ हेड को, जो कि अब शिचन बन चुका था, और लंचरन को भी। वहाँ पर दोनों यानी कि लवांगची का भाई भागा भागा आता है और लंचरन भी भागे भागे आते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वांगची इतना पैनिक और इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वांगची को काम डाउन करते हैं लंचरन, और जो हमारे लंचरन थे वो बाउंडिंग केबल से यहाँ पर लंजा को बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी हलचल ना करे, तोड़फोड़ ना करे और कहीं भाग के ना जाए। उस बाउंड केबल से बांधने के बाद उसका पूरा शरीर कहीं ना कहीं बुरी तरह से सिकुड़ गया था, एक जगह हिल भी नहीं पा रहा था और एक ही कंडीशन में था। यहाँ पर शिचन बहुत ज़्यादा डरते हुए कहते हैं, लवांगची क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है, ब्रदर मुझे जाने दीजिए, विंग को मेरी ज़रूरत है। अपने छोटे ब्रदर को इस तरह से टूटा हुआ देख के शिचन को बहुत बुरा लगता है और वो वांगची के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, वांगची तुम्हारा वो दोस्त, वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें उसे बुलाना होगा। वांगची कहता है, ब्रदर आप झूठ बोल रहे हैं ना, विंग ने मुझे प्रॉमिस किया था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। यहाँ पर शिचन अपने भाई को अपनी लैब पे रखते हुए उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं,
वांगची वो मर चुका है, वो जस्ट एक ओमेगा था, तुम्हारा दोस्त था। और मैं समझ सकता हूँ इतने सालों से तुम उसके साथ रह रहे हो, तुम्हें उससे अटैचमेंट है, तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, पर तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। वांगची रोते रोते कहता है, ब्रदर वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा सोलमेट है और उसने और मैंने शादी कर ली है। प्लीज़ बताओ ना, आप मजाक तो नहीं कर रहे। यहाँ पर शिजन और चिरन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो बाकी सारे डिसाइपल्स को बाहर भेज देते हैं। अभी किसी ने भी वांगची की मुंह से जो भी बातें निकली थी वो नहीं सुनी थी, क्योंकि वांगची में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो चिल्ला सके। वो उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? वांगजी रोते रोते कहता है, ब्रदर वो मेरा दोस्त नहीं था, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, वो मेरा पार्टनर था। शिजन और चिरन एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, हमने वो वांगजी कहता है, क्या कहना चाहते हैं आप? खुल के कीजिए, क्या कहेंगे? बताइए ना मुझे, आप क्या बताना चाहते हैं? क्या वीन को होश आया? यहाँ पर अंकल चिरन कहते हैं, हमने उसे विधि विधान के साथ दफना दिया। ये वर्ड सुनते ही लंजा का दिल बैठ गया था। उसे यकीन नहीं आया कि उसका वीन जो कि इमॉर्टल था इतनी आसानी से मर गया। फिर उसे याद आता है कि उसके विंग ने उसके 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत कमजोरी थी, उसका ब्लड भी बहुत बह चुका था और वो तीर भी उसकी वूम में आके लगा था, जिसकी वजह से उसके विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और उस तीर में इतना ज़्यादा जहर था कि उसकी जो रूप बदलने की शक्ति थी वो भी इफ़ेक्ट हुई और वो अपनी 9 पूंछ वाली लोमड़ी से सीधा इंसान में बदला और बुरी तरह से लंजा की बाहों में दम तोड़ चुका था। लंजा को सारी चीज़ें याद आती हैं और वो लाश की तरह रोते हुए कहता है, ब्रदर मैं नहीं मानता। वो बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे लास्ट टाइम वीन को देखना है। उसके ब्रदर कहते हैं, अगर तुम इस स्टेट में बाहर गए तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने उससे शादी की है। लंजा उसे भूल जाओ, वो वैसे भी हमारी दुनिया का नहीं था, हम तुम्हारी किसी और से शादी करा देंगे। लंजा रोते हुए हाथ पैर मारते हुए कहता है, नहीं ब्रदर, वो मेरा इकलौता ओमेगा था और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। अंकल चिरन कहते हैं, वांगजी तुम्हें बांध कर यहाँ रखना होगा, तुम बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए हो। वो लंजा के मुंह पे साइलेंसिंग स्पेल लगा देते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इस बाइंडिंग केबल से तुम्हें कोई भी नहीं खोलेगा। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ बंधे रहोगे जब तक तुम्हारे सिर से उस ओमेगा का भूत नहीं उतरता। मैं किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। यहाँ पर वांगची बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन वांगची के चेहरे पे उसके मुंह पे साइलेंसिंग स्पेल लगा दी जाती है, उसकी बॉडी पे भी बॉडी स्पेल लगा दी जाती है और इमॉर्टल बाइंडिंग केबल से उसके हाथ पैर सारे बंधे हुए थे, वो मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी को बेड पे लेटा दिया जाता है और उसके एक्यूपेंचर से उसके पॉइंट्स को दबाकर उसे फिर से डीप स्लीप में यहाँ पर शिचन ने रख दिया था, ताकि लंजा कैसे भी करके विंग के पास ना जाए। विंग उसकी ज़िंदगी था, उसके लिए सब कुछ था और विंग के लास्ट पलों में भी वांगची ने कोई भी राइट्स परफॉर्म नहीं किया अपनी ओमेगा वाइफ के मौत पे। उसने ना ही कोई पैसे जलाए और ना ही कुछ और किया, ना ही कोई पेपर जलाया। यहाँ पर वांगची को बहुत बुरा लग रहा था। वो लास्ट टाइम विंग को देखना चाहता था। वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बस एक बार विंग को सीने से लगाना चाहता था, विंग से बात करना चाहता था। और अगर सच में उसका विंग इस दुनिया से चला गया है तो कम से कम उसे इतना तो हक दिया जाना चाहिए था कि वो उसे वाइन ऑफ़र करे। उस मरे हुए को उनके कल्चर में वाइन ऑफ़र की जाती थी और तो और उन्हें चावल भी दिए जाते थे। यहाँ पर वो सच में अपने ओमेगा के लिए वो सारे राइट्स, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन उसके अंकल और ब्रदर ने उसे इतना सा भी मौका नहीं दिया। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। वांगची अपने जिंगशी में एक कैदी की ज़िंदगी बिता रहा था। अक्सर उसके अंकल और उसके ब्रदर उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। वो चुप करके एक जगह ही रहता था और उसने भी दीन दुनिया से हर चीज़ से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। एक्चुअली जब विंग मरा था तो विंग के मरने के 3 महीने बाद वांगची को जिंगशी से बाहर निकाला गया और वो भाग के अपनी तलवार के बलबूते पे उस जगह पहुंचा जहाँ विंग को दफनाया गया है और उसने उस ताबूत को, वहाँ की सारी मिट्टी को खोद डाला। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से वांगची पागलों की तरह उस मिट्टी को खोदे जा रहा था और वो उस ताबूत में से
अपने विंग को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जब वो ताबूत खोलता है तो वहाँ पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था, ना ही किसी बंदे की लाश थी। वांग जी ये देख के हैरान था कि इतनी जल्दी किसी की बॉडी डिकम्पोज कैसे हो सकती है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था उसका विंग इतनी जल्दी हड्डियों में बीत गया और हड्डियों में बदलने के बाद विंग की बॉडी कैसी लग रही थी, बिल्कुल सूखा हुआ सी। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था। वो उसकी बॉडी को उस मुलायम कपड़े से ढककर वापस से उसके ताबूत को अंदर गाड़ देता है और वो रोते रोते वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसू बहाते हुए कहता है, विंग मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं जीना। तब कुछ लैंड डिसाइपल्स वांग जी को पकड़कर खींचकर वहाँ से लाने वाले होते हैं, लेकिन लवांग जी जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन हो गया था, वो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको भूल जाऊँगा कि तुम लैन सेक्ट से हो। और यहाँ पर लवांगची और उन लोगों में बहुत गहरी फाइट होती है, लेकिन तभी लैन चिरन वहाँ आ जाते हैं और वो वांगची को फिर से बाइंडिंग केबल के साथ बांध के उसके जिंगशी ले आते हैं। शिचन और चिरन के लिए अब वांगजी सिरदर्द बन गया था और वांगजी को अब उन्होंने जान के अपने जादू से बहुत गहरी स्पेल्स लगाकर वांगजी को जिंगशी में ही कैद किया हुआ था। वांगजी जिंगशी में जाता, वो अपनी ग्यूचिन को प्ले करता और ग्यूचिन को प्ले करते हुए वो बहुत बार विंग की सोल को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करता था, पर कभी भी विंग की सोल उसे कोई भी जवाब नहीं देती थी। वांगजी बहुत रोया, बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता था। अब तो उस पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी कि वो अपने बच्चों तक को नहीं देखने जा पा रहा था। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। उसे नहीं पता कि किस तरह से जादू यूज़ करके एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाया जा सकता है, क्योंकि वांग जी कोई मैजिशियन नहीं था, कोई इमॉर्टल नहीं था, और तो और वो सिंपल एक कल्टिवेटर था जिसके पास इतनी शक्ति नहीं। उसके 2 बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, उसे कुछ नहीं पता। वो हर दिन हर रात विंग की सोल को बुलाकर अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहता था, विंग के बारे में पूछना चाहता था। वो विंग से बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। उसे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और उससे वेंचिंग इन सब ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। किसी एलियन ने उसके बारे में नहीं पूछा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों की उथल पुथल हो गई थी। जिन सेक्ट के 2 लोग मर गए थे, जिन जिशन ने पूरी सेक्ट की कमान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन चीफ कल्टीवेटर लैन शिचन को बना दिया गया था। और तो और बहुत सारे सेक्ट ने मिलके अलायंस किए थे, और जब भी कोई गलत हरकत होती थी, कोई भी उन्हें दानव मिलता था, सारे सेक्ट मिलके अपने डिसाइपल्स को उससे लड़ने के लिए भेज दिया करते थे। वो सारे सेक्ट अब आपस में प्रतिद्वंदी भी थे और आपस में भाईचारा भी निभाना चाहते थे। अब बहुत ज़्यादा शांति थी पूरे वर्ल्ड में और प्रोफेसी कंप्लीट हो गई थी। प्रोफेसी के अनुसार यहाँ पर जो लंजा था उसे विंग को मारना था, लेकिन विंग पे जो भी तीर चला था वो जिन गुआंगशान ने चलाया था और जिन गुआंगशान को लंजा ने मार दिया था। प्रोफेसी आधी अधूरी सच थी कि विंग की मौत तय थी। इमॉर्टल फॉक्स मर जाएगी, उसका इमॉर्टल रूप खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोफेसी में ये चीज़ झूठ निकली कि उसके जो मौत थी वो लंजा के हाथों होनी थी, जबकि लंजा उसे कभी भी मार नहीं सकता था। ये तो पहले दिन से तय था। फिर भी लंजा को बहुत अफसोस होता है, उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे वो प्रोफेसी लिखने वाले और हर उस इंसान पे जो कि विंग को मारने के लिए उतारू था, उस पर गुस्सा आता था। लंजा ने सेक्ट के सारे अफेयर्स को इग्नोर कर दिया था। उसने अपनी ड्यूटीज़ को निभाने से मना कर दिया था। वो बस अपनी बुक्स को पढ़ता, उससे जो भी बुक्स चाहिए होती थी वो डिसाइपल्स ला के दे देते थे। वो बहुत सारी बुक्स को मंगवाता है। वो लियांगचा और विंग की स्टोरी भी पढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस किया करता था। वो सारे लेटर, वो हर चीज़ वो मिस करता था जो वो लैंड सेक्ट में आने के लिए लिखता था। क्या उसने इसी दिन का इंतज़ार किया था? और उसने कभी नहीं सोचा था कि हर लड़ाई में वो विंग को खो देगा। वो अपना धीरे धीरे करके सारा कॉन्फिडेंस भी खो रहा था और वो अंदर ही अंदर टूट गया था। लंजा बहुत सारे लव लेटर विंग के नाम पे लिखा करता था, अपने बच्चों के लिए चीज़ें
बहुत सारे लेटर, बहुत सारे खत लिखा करता था, जहाँ वो अपने बच्चों को अपनी दिनचर्या और बच्चों के बारे में जानने के लिए वेंडिंग से बहुत सारी गुहार लगाया करता था। पर वो सारे पेपर्स उसकी टेबल पे ही इकट्ठे रह जाते थे, कभी भी वो डिलीवर नहीं हो पाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो किस तरह से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड उन चीज़ों को डिलीवर करे। उसे बहुत गुस्सा आता था। कभी भी इस बीच उससे कोई मिलने नहीं आया। विंग की क्या खोज खबर है, उसे कुछ भी नहीं पता। विंग की आत्मा कहाँ गई, और क्या विंग को उसके बिना दफना दिया गया था तो विंग की सोल कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई। विंग की सोल ने उसे रिप्लाई नहीं दिया। लंजा को बहुत सारी चीज़ें खलती थी। उसे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की याद आती थी, स्पेशली उसके 2 छोटे बच्चे, बेटी शियानली और बेटा सिजुई। उसे सिजुई की बहुत ज़्यादा याद आती थी। शिजुई उसके लिए उसकी लाइफ था, और वो सच में अपने दोनों बच्चों को लेंस से मिलाना चाहता था, पर उसे नहीं पता चला कि कब क्या हो गया। ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत गया। लंजा जो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, तो एक दिन उसका दरवाज़ा बजता है। लंजा उठता है और अपने दरवाजे को खोलता है, और उसके सामने जो दृश्य था वो देख के हैरान हो जाता है। और गाइस, मैं अपने यहाँ पर चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट थोड़ा सा सैड लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले पार्ट बहुत ज़्यादा दिलचस्प होंगे और जल्दी ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगी, और फिर मैं एक न्यू फैन फिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।